गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमें हिंदी लोकवाणी की दूसरी इकाई की जो 8वीं कविता है ऐसा वसंत कब आएगा यह देखना है, जिसके कवि है जगन्नाथ प्रसाद, जो मिलिंद नाम से लिखते हैं। कवि का परिचय देखते समय हमें यह देखना है कि उनका जन्म 1907 को ग्वालियर में हुआ, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, और उनकी मृत्यु यह 1986 को हुई। कवि बहुमुखी प्रतिभा के मालिक थे। उनके बारे में यह कहा जाता है कि उनकी जो कविताएं हैं वह मानवतावादी कविताएं हैं, जो मानव के गुणों को, मानव के संस्कारों को अधिक महत्व देते हैं। मिलिंद जी कई भाषाओं के ज्ञाता थे। हिंदी, उर्दू, बांग्ला, गुजराती और अंग्रेजी भाषा के भी वह ज्ञाता थे। साहित्य में तो उन्होंने अपनी तरक्की बहुत की थी। साहित्य में तो वह श्रेष्ठ कवियों के स्थान पर थे ही, साथ में उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में और गांधी जी के आश्रम में, जो वर्धा के पास स्थित है, महिला आश्रम में, उसमें अध्यापन का कार्य किया था। कवि ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। वह स्वतंत्रता आंदोलन के श्रेष्ठ लोगों में उनकी गणना थी। इसके साथ साथ वह राजनीति में भी सक्रिय थे। इन श्रेष्ठ कवियों की जो कृतियां हैं वह मशहूर है, जिसमें है अंतिमा, पूर्णा, बलिपत के गीत, नवयुग के गान, मुक्ति के स्वर। हमारी ये जो कविता है ऐसा वसंत कब आएगा, यह कविता गीत इस विधा में आती है। कवि ने हमें यह बताने की कोशिश की है कि जिस तरह ऋतुओं में ऋतुओं का राजा वसंत है, उसी तरह से हमारे जिंदगी के भी वसंत के बारे में चर्चा की है। यहाँ वसंत प्रतीक के रूप में है, जो दर्शाता है हमारे जिंदगी की बहार, हमारे जिंदगी की रौनक। कवि का कहना है कि दुनिया में अगर वसंत आ जाए, मानवता रूपी वसंत अगर आ जाए, तो अमीर और गरीबों में कोई भेद नहीं रहेगा। सब में समानता रहेंगी, सब में मानवता रहेंगी, सब में खुशहाली रहेंगी। इसलिए उन्होंने कुदरत का उदाहरण दिया है, और कुदरत का उदाहरण देते समय उन्होंने यह बताया हुआ है कि जिस तरह से रवि, शशि, पवन, बारिश, ये कोई भेदभाव नहीं करते, सबके लिए उनका जो बर्ताव रहता है बिल्कुल समान रहता है। उसी तरह से हमें भी सुख दुख के साथ साथ हम क्या करते हैं, सुख आने पे खुश होते हैं, दुख आने पे हम थोड़े नाराज होते हैं। तो ये जो भावना है यह गरीबों में और अमीरों में एक समान होती है। तो कवि का मानना यह है कि जिस दिन हमारी जिंदगी का वसंत ऋतु आएगा, उस दिन सचमुच हमारी तरक्की होंगी, हमारी प्रगति होंगी। तो यहाँ ये प्रश्नार्थक बताया हुआ है कि ऐसा वसंत कब आएगा। कवि राह देख रहे हैं, कवि इंतजार कर रहे हैं कि हमें मानवता कब ज़्यादा विकसित होंगी, समानता कब आएगी, और अमीर गरीब का भेद कब नष्ट होगा। अब ये पद्यांश के माध्यम से हमें यहाँ देखना है कवि क्या कह रहे हैं। पहले ही पद्यांश में उन्होंने हमसे सवाल किया और कहा है ऐसा वसंत कब आएगा, मतलब हमारे मानव के जिंदगी में चारों तरफ खुशियाँ, चारों तरफ प्रसन्नता कब आएगी। जब मानवता के वन उपवन का, आपको ऋतुओं के बारे में पता है, ऋतुओं का राजा वसंत के बारे में पता है। वसंत ऋतु आने पे वन उपवन में कुसुम खिल जाते हैं, रूप, रंग, गंध, स्वाद चारों तरफ नजर आता है। उसी तरह से मानवता रूपी वसंत कब खिलेगा, यह सवाल कवि हमसे कर रहे हैं। हर प्रसून खिल पाएगा। यहाँ प्रसून का अर्थ है फूल, पुष्प, सुमन।
मानवता रूपी सुमन कब खिलेगा, ऐसा वसंत कब आएगा, लड़कर अभाव के पतझड़ से। अब यहाँ गरीब लोगों के बारे में बताया कि गरीब लोग अभाव में जीते हैं। उनके पास जो चीज़ें रहती है उन चीज़ों की कमी रहती है और उनके पास अन्न, रोटी, कपड़ा और मकान चीज़ें नहीं रहती है, तो उसके लिए लगातार संघर्ष करते हैं। तो कवि ने बताया है कि वह जिंदगी के पतझड़ में जीते हैं, उनके जिंदगी में पतझड़ रहती है। नव सर्जन रन में विजयी बन, सर्जन निर्मिति, रचना, नवनिर्माण कब होगा, निर्मिति कब होगी, गरीब उसमें कब विजयी होंगे, संघर्ष के बाद कब विजयी होंगे, सुख सुविधा रस के सम वितरण का। कवि यह स्वप्न देखते हैं कि सभी का सम वितरण हो, समान वितरण हो, सुख सुविधा सबको एक बराबर मिले, फिर वो चाहे अमीर हो या गरीब हो। पा नव यौवन जीवन, और ऐसा अगर हो जाए तो सबको क्या मिलेगा, नव यौवन मिलेगा, मतलब नव जीवन मिलेगा, उनके जिंदगी में बाहर आ जाएंगे। हर मनुज कुसुम संतोषमयी, मनुज इसका अर्थ है मानव, मनुष्य, और कुसुम इसका अर्थ है पुष्प। जिस तरह से वसंत ऋतु आने पर कुसुम खिल जाते हैं, उसी तरह से कवि का यह मानना है कि मानव गरीब और अमीर का भेद न करते हुए अगर हर सुख सुविधा का समान अगर हिस्सा करे, बंटवारा करे, तो सब में एक संतोष, एक समाधान की लहर दौड़ जाएंगी, मुस्कान मधुर बरसाएगा। जिस तरह से पुष्प के खिलने पर चारों तरफ सुरभि वाही पवन बहने लगता है, उसी तरह से यहाँ पर सभी के चेहरे में मुस्कान रहेंगी, सभी के चेहरे पर हंसी रहेंगी, सब खुश हो जाएंगे, और कवि सचमुच ऐसा ही वसंत चाहते हैं। अगले पद्यांश में कवि ने कहा है, ऐसे वसंत कुछ चले गए। अब कवि यहाँ युगों युगों की बात कर रहे हैं कि यह जो असमानता है वो आज से नहीं है, 100 साल पहले से नहीं है, यह युगों युगों से चली आ रही है। प्रासादों का ही नहीं, प्रासाद महल, महल में पूरी सुविधा होती है, अमीर लोग, रईस लोग, राजे महाराजे उसमें रहते हैं, पर कवि ने यहाँ क्या कहा है, कुटी का भी आंगन तो है आंगन। कुटी झोपड़ी, झुग्गी, यहाँ यह कहा है कि भले ही छोटी हो लेकिन झोपड़ी के सामने का आंगन भी तो आंगन ही कहलाता है। वहाँ भी वसंत ऋतु की खुशियों की बाहर आना जरूरी है। सुख दुख पर होता है समान, हर मानव के उर में स्पंदन। उर हृदय जिसको कहते हैं दिल, और दूसरा यहाँ यह बतावे स्पंदन, धड़कन। कवि ये कहते हैं चाहे अमीर हो या गरीब हो, सुख दुख की भावना सब में एक समान होती है। सुख आने पर हर इंसान खुश होता है और दुख आने पर फूल की तरह मुरझा जाता है, निराश हो जाता है। तो यहाँ ये बताया हुआ है कि सबकी भावना एक समान है, सबके प्राणों का पुलक बने। कवि यह स्वप्न देखते हैं, कवि यह सोचते हैं कि हर प्राण, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, साधारण हो, असाधारण हो, सभी के प्राणों में पुलक आ जाए, उत्साह आ जाए, उल्लास आ जाए। ऐसा क्षण कौन बुलाएगा। कवि हमसे पूछ रहे हैं कि सचमुच ऐसा कौन कर्णधार रहेगा, कौन हमारा नायक रहेगा जो इन सब असमानता को नष्ट कर देगा और मानवतावादी दृष्टिकोण रखेगा, जिससे कि हर समाज, हर देश, हर राष्ट्र यह खुश रहे। विश्वव्यापी यहाँ भावना कवि ने व्यक्त की है और सभी के सुखों की कामना करी है।
वसुधैव कुटुंबकम, यह कल्पना साकार करने का स्वप्न वो देख रहे हैं। और कवि ये कह रहे हैं कि सचमुच ऐसा वसंत समाज में, देश में और विश्व में कब आएगा। इस तरह से बहुत ही उच्च भावना यहाँ कवि ने व्यक्त की है। यहाँ पर हम पहला समाप्त करते हैं वीडियो। थैंक्स।